14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चल रही एक लंबी बसों की कतार और उस कतार में बैठे थे भारत के 40 से ज्यादा जवान, जिन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी जिंदगी और पूरे देश का इतिहास बदलने वाला है। सुबह का वक्त था, लेकिन कश्मीर की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कई दिनों की खराब मौसम की वजह से काफी समय से रुका हुआ सीआरपीएफ का काफिला उस दिन आखिरकार रवाना हुआ था। लगभग 78 गाड़ियों में 2500 से ज्यादा जवान जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। नियम के मुताबिक इतनी बड़ी मूवमेंट असामान्य मानी जाती है, लेकिन हालात ऐसे थे कि इंतजार और नहीं किया जा सकता था। काफिले की हर बस में जवान अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ फोन पर घर वालों से बात कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रहे थे। उनके लिए ये बस एक और ड्यूटी थी, एक और सफर। लेकिन खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड में उस सफर से पहले कई चेतावनियां दर्ज हो चुकी थी। जनवरी 2019 से ही अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि कश्मीर में कोई बड़ा आत्मघाती हमला प्लान किया जा रहा है। इन चेतावनियों में खास तौर पर सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी। इनपुट्स में विस्फोटकों की संभावित खेप, स्थानीय सहयोगियों और हाईवे पर हमले की आशंका का भी जिक्र था। ये सूचनाएं सिर्फ एक एजेंसी तक सीमित नहीं थी, कई बार इन्हें अलग अलग चैनलों से दोहराया गया। लेकिन कागज पर लिखी चेतावनियां और जमीन पर लिए गए फैसले हमेशा एक जैसे नहीं होते। उस समय घाटी में रोजाना कई तरह के खतरे होते थे, पत्थरबाजी, छोटे हमले और लगातार अलर्ट। शायद इसी वजह से कई अधिकारियों के लिए ये चेतावनियां रूटीन इनपुट बनकर रह गई। खतरे को गंभीर माना गया, लेकिन उसकी गंभीरता को उतना नहीं समझा गया जितना बाद में समझ आया। 14 फरवरी की सुबह जब काफिला जम्मू से चला तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रोड ओपनिंग पार्टी पहले ही रास्ते की जांच कर चुकी थी। हाईवे पर तैनात जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों की तलाश की, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सड़क पर आम दिनों की तरह कुछ स्थानीय गाड़ियां भी चल रही थी। नियम ये था कि काफिले के दौरान आम ट्रैफिक को रोका जाए या कम से कम दूरी बनाए रखी जाए, लेकिन उस दिन ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, जवानों के फोन पर घर से मैसेज आते रहे, खाना खा लेना, ठंड से बचकर रहना। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातचीत हो सकती है। दूसरी ओर उसी हाईवे पर कहीं एक कार में बैठा एक युवक अपने जीवन का आखिरी मिशन पूरा करने की तैयारी कर रहा था। उस युवक का नाम आदिल अहमद डार था, एक स्थानीय कश्मीरी जिसे कुछ समय पहले ही एक आतंकी संगठन ने भर्ती किया था। जांच में बाद में पता चला कि वो कई महीनों से इस हमले की तैयारी कर रहा था। उसके पास जो विस्फोटक था उसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो एक सैन्य वाहन को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। सवाल ये था, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक हाईवे तक पहुंचा कैसे? काफिला जब पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके के पास पहुंचा तब दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। मौसम साफ था, दृश्यता अच्छी थी, सड़क पर हल्का ट्रैफिक था। अचानक एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से काफिले की तरफ बढ़ी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सामान्य लगा, जैसे कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो कार सीधे एक बस से टकराई और फिर हुआ एक भयानक विस्फोट। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सड़क पर धुएं का गुबार छा गया, बस के टुकड़े हवा में उड़ गए, आसपास खड़ी गाड़ियां हिल गईं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर चीखें, दौड़ते हुए जवान और हर तरफ बिखरा मलबा। उस एक पल में 40 से ज्यादा परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि वो सवाल था जो इसके बाद पूरे देश में गूंजने लगा। क्या ये हमला रोका जा सकता था? जांच शुरू हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर हर एंगल से इस हमले की जांच की। सबसे पहले ध्यान गया उन इंटेलिजेंस इनपुट्स पर जो हमले से पहले मिले थे। दस्तावेजों में दर्ज था कि जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में चेतावनी दी गई थी कि आतंकी संगठन एक बड़े वाहन आधारित आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहे हैं। इन चेतावनियों में साफ लिखा था सुरक्षा बलों के काफिले संभावित निशाना हो सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया था कि स्थानीय युवाओं को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है और विस्फोटकों की बड़ी खेप घाटी में पहुंच चुकी है। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, ये एक संभावित बड़े हमले का संकेत था। फिर भी 14 फरवरी को इतना बड़ा काफिला एक साथ क्यों भेजा गया? ये फैसला मौसम और लॉजिस्टिक दबाव की वजह से लिया गया था। कई दिनों तक हाईवे बंद रहने से हजारों जवान जम्मू में फंसे हुए थे। अगर उन्हें और देर तक रोका जाता तो उनकी ड्यूटी और सुरक्षा दोनों प्रभावित होती। अधिकारियों के सामने विकल्प कम थे, या तो उन्हें छोटे छोटे समूहों में भेजा जाए जिससे सफर कई दिन और लंबा हो जाता, या एक साथ काफिला चलाया जाए। लेकिन एक और सवाल था, जब इतना बड़ा काफिला चल रहा था तो आम ट्रैफिक को पूरी तरह क्यों नहीं रोका गया? कुछ रिपोर्टों के मुताबिक
उस दिन स्थानीय गाड़ियों को आंशिक रूप से चलने की अनुमति दी गई थी। इसका कारण था कि हाईवे को पूरी तरह बंद करने से आम लोगों को भारी परेशानी होती और अक्सर स्थानीय विरोध भी होता था। सुरक्षा और नागरिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में कभी-कभी ऐसे फैसले लिए जाते थे जो बाद में भारी पड़ सकते थे। हमले के बाद कई जवानों के साथियों ने बयान दिया कि उन्होंने रास्ते में कुछ संदिग्ध गाड़ियों को देखा था, लेकिन उस समय वह कुछ असामान्य नहीं लगा। काफिले की गति, ट्रैफिक की मौजूदगी और रोजमर्रा के खतरे, इन सब के बीच असली खतरा पहचान पाना आसान नहीं था। जांच में ये भी सामने आया कि हमलावर कार में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक कई हिस्सों में इकट्ठा किया गया था, कुछ स्थानीय स्तर पर, कुछ बाहर से। इसका मतलब था कि ये हमला अचानक नहीं बल्कि महीनों की योजना का परिणाम था। फिर सवाल उठता है, क्या उस योजना के दौरान कोई ऐसी गतिविधि थी जिसे समय रहते पकड़ा जा सकता था? इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उन्हें हर दिन सैकड़ों इनपुट मिलते हैं, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ अधूरे। हर चेतावनी पर एक जैसा एक्शन लेना संभव नहीं होता। लेकिन पुलवामा के बाद ये बहस तेज हो गई कि क्या इस मामले में खतरे का स्तर कम आंका गया था? हमले के बाद सरकार ने काफिला मूवमेंट के नियमों में कई बदलाव किए। बड़े काफिलों को सीमित किया गया, हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल और सख्त किया गया और एयरलिफ्ट की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन ये बदलाव उन 40 जवानों को वापस नहीं ला सकते थे जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। उनके घरों में उस दिन जो फोन गए वह किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। किसी माँ को बताया गया कि उसका बेटा अब नहीं रहा। किसी पत्नी को कहा गया कि उसके पति की बस पर हमला हुआ था। छोटे छोटे बच्चे टीवी पर अपने पिता की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि शहीद शब्द का मतलब क्या होता है। पूरे देश में गुस्सा और दुख एक साथ फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर सवाल उठे और हर कोई जानना चाहता था आखिर कहाँ चूक हुई। जांच रिपोर्टों ने कई तकनीकी और प्रशासनिक खामियों की ओर इशारा किया। इंटेलिजेंस इनपुट्स की गंभीरता का सही आकलन न होना, काफिला मूवमेंट का बड़ा आकार और हाईवे पर आम ट्रैफिक का पूरी तरह न रोका जाना। लेकिन हर कागजी रिपोर्ट के पीछे एक सच्चाई थी कि युद्ध और आतंक के बीच काम करने वाले सिस्टम में कभी कभी छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी कीमत मांग लेती है। आज भी जब पुलवामा का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक विस्फोट याद नहीं आता, बल्कि वह पूरी श्रृंखला याद आती है जिसमें चेतावनियां थीं, फैसले थे और उन फैसलों के नतीजे थे। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि यह उन सवालों की कहानी थी जिनके जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। शायद उस दिन अगर एक चेतावनी को और गंभीरता से लिया जाता, अगर काफिला थोड़ा छोटा होता, अगर हाईवे कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाता, तो कहानी कुछ और होती। लेकिन इतिहास अगर से नहीं बदलता, वह सिर्फ याद दिलाता है कि हर निर्णय की एक कीमत होती है। पुलवामा के शहीदों की तस्वीरें आज भी देश के कई घरों की दीवारों पर लगी हैं। उनके नाम सिर्फ पत्थर की पट्टिकाओं पर नहीं लिखे गए, बल्कि एक ऐसी चेतावनी बन गए हैं जो हर सुरक्षा बैठक, हर काफिला मूवमेंट और हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहीं न कहीं मौजूद रहती है। और शायद यही इस घटना की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कभी कभी असली धमाका उस दिन नहीं होता जब बम फटता है, बल्कि उससे कई दिन पहले, जब किसी फाइल में लिखी एक चेतावनी चुपचाप बंद कर दी जाती है।